कल से G20 का महासम्मेलन दर्जनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं और चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोष हो रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के लिए इसमें क्या है। हम 2047 तक विश्व के सबसे विकसित देशों में से एक हो जाएंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 2029 तक। अभी दुनिया के सबसे तेज उभरने वाले इकोनॉमी में नाम आ गया, हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये सारी बातें हो रही हैं, ये सब ठीक है, अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है कि देश का गुणगान हो रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं। पीयू के रेटिंग में 79% का रेटिंग आ रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह का रेटिंग आ रहा है तो 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का मान बढ़ रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का निश्चित रूप से मान बढ़ा है और इस बात की खुशी भी है। हम ढूंढ रहे हैं इसमें कि आखिर बिहारियों को इसमें क्या मिल रहा है। क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार के बच्चे क्या भारत के बच्चे नहीं हैं? क्या बिहार के बच्चों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें कुछ सीखने का, पढ़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या बिहार के लोग वो 5 किलो या 4 किलो अनाज के लिए भिखमंगा बने रहेंगे आजीवन? मुझे उससे कोई इतराज नहीं है कि आज 80 करोड़ या 90 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार अनाज दे रही है। अच्छी बात है, अनाज का भंडार बहुत ज़्यादा है तो उसे गरीबों में बांटना चाहिए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि बिहार के अधिकांश परिवार उस अनाज पर निर्भर हो गए हैं? उन्हें अगर रोजगार मिले तो सिर्फ अनाज ही नहीं, जीवन की अन्य सुविधाओं के लिए भी वो हकदार बन पाएंगे। देश आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम आगे बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, उसमें बिहार कहाँ है? ये मेरा केंद्र सरकार से प्रश्न है। दूसरा, बिहार के जो बड़े बड़े लोग हैं, एक 15 साल राज की एक परिवार, एक दूसरा व्यक्ति जो है वो 20 साल पूरा करने जा रहा है और उसके पहले उसी गठबंधन का एक और घटक है जो आज़ादी से लेकर लंबे समय तक बिहार पर राज किया और ये सब बिहार के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया होगा, मैं भी मानता हूं कि आरजेडी ने भी अच्छा काम किया होगा, लालू जी के परिवार ने भी अच्छा काम किया होगा। मैं भी मानता हूं कि नीतीश जी आए, सुशासन बाबू कहलाए, निश्चित रूप से अच्छा काम किए होंगे। लेकिन साथ में भी पूछता हूं कि ऐसी बात है तो बिहार देश का सबसे निर्धन राज्य क्यों है? बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य क्यों है? बिहार सबसे अधिक पलायन वाला राज्य क्यों है? बेरोजगारी वाला राज्य क्यों है? इतनी गरीबी क्यों है? इतनी निर्धनता क्यों है? तो निश्चित रूप से जो पिछले 75 वर्षों से बिहार में होता आ रहा है उसमें कोई ना कोई खामी है। इसलिए कोई भी पार्टी, कोई भी दल, वो चाहे विश्व का सबसे बड़ा दल अपने आप को बताने वाला, अलग चाल चेहरा बताने वाला भारतीय जनता पार्टी हो या परिवारवादी दल राष्ट्रीय जनता दल हो या देश का पता नहीं मुस्तकबिल लिखने वाला दल कांग्रेस हो या सुशासन बाबू की छवि बनाकर घूमने वाले नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, इसमें से किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर यही चलता रहा जैसा चलता आया है और इन्हीं लोगों के हाथों में बिहार का मुस्तकबिल रहा तो देश तो बहुत आगे निकल जाएगा। उसमें बिहार की हिस्सेदारी कहां होगी? बिहार को क्या मिलेगा? इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। पहले भारत थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था,
तीसरा विश्व, गरीब देश, पिछड़ा देश। आज कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत आगे बढ़ रहा है, उस भारत में अब बिहार जो है वो तीसरा देश बन गया है, थर्ड वर्ल्ड बन गया है। हमें जहां एक बात की खुशी है कि भारत देश का नाम आगे बढ़ा रहा है, वहीं इस बात का बहुत दुख भी है और बड़ी चिंता है कि 12-13 करोड़ आबादी वाला बिहार, और अगर बाहर जो बिहार के बाहर जो बिहारी गए उनको भी जोड़ दे तो लगभग 16 करोड़ बिहारियों की जो आबादी वाला प्रदेश है, वो आखिर कब तक जहां है वहीं पड़ा रहेगा। अर्थात देश का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे निर्धन राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य, सबसे अधिक गरीबी, सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक पलायन राज्य बना रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, इसका क्या एजेंडा है और चुनाव लड़ने के लिए आपकी चर्चा चल रही है, उसमें क्या कुछ है, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, चुनाव लड़ना और ये सब जो राजनीतिक गतिविधियां जो है ना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा विषय नहीं है। पिछले 75 वर्षों से पता नहीं कितने लोगों ने कितने चुनाव लड़े होंगे और कितने लोग जीत कर आए होंगे, लेकिन बिहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, परिवर्तन एक आया तो यही था कि बिहार और भी पिछड़ते चला गया। आज जब G20 की बैठक हो रही है, आज जब हम देख रहे हैं कि जहाज भर भर के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में उतर रहे हैं और टीवी खोलिए तो लगता है कि पता नहीं भारत कहाँ चला गया है, कितना विकसित हो गया है। जब वो बातें देखते हैं तो मन में विषाद होता है कि क्या बिहार उस भारत का हिस्सा नहीं है, और हिस्सा है तो बिहारियों की ऐसी स्थिति क्यों है? हिस्सा है तभी तो क्या मांग है सर, आप कैसे बदलाव लाएंगे बिहार में, कौन लाएगा बदलाव? सर हिस्सा है तभी तो नीतीश कुमार जी भी शिरकत करने जा रहे हैं उसमें। नीतीश कुमार जी शिरकत करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी कम से कम राष्ट्रपति के बुलाए हुए भोज में तो शामिल हो रहे हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार को भूल कर ही क्यों बात करते हैं? उन्हें अपने कुर्सी की चिंता ही क्यों रहती है हर समय? बिहार के गरीबों की चिंता क्यों नहीं होती है? छोड़िए बिहार के गरीबों की चिंता, एक बिहारी की चिंता क्यों नहीं होती है? आज क्या कारण है कि बिहारी शब्द धीरे धीरे गाली लगने लगा है? बिहारियों में प्रतिभा की कमी है क्या? जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा में अव्वल होकर दिखाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं वो आईआईटी के एंट्रेंस में ऊंचे ऊंचे रैंक ला कर जाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ पाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। बाकी बिहारियों को पढ़ने का मौका कब मिलेगा? बाकी बिहारियों को रोजगार करने का मौका कब मिलेगा? बिहार के अंदर उद्योग कब लगेंगे? मानता हूं कि चाइना धीरे धीरे, जहां तक कारखानों का मामला है, चाइना अब अलोकप्रिय होते जा रहा है बाकी देशों में, और बिहार अब देश में हमारे भारत में बहुत सारे उद्योग लगने वाले हैं, लग रहे हैं। रोज नई नई खबरें आती हैं। क्या कारण है कि लाखों लाखों करोड़ों रुपए का जो निवेश हो रहा है भारत के अंदर, उसका एक हिस्सा भी, 1% भी बिहार क्यों नहीं इसमें आ पा रहा है? मैं अपना अनुभव बताता हूं। मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से बात हुई थी कि बिहार में सर्जिकल इम्प्लांट का एक कारखाना लगाया जाए, जैसे दांत, घुटना, कमर के जो सर्जिकल इम्प्लांट होते हैं। तो बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि बंगलोर में लगा लीजिए, आप हैदराबाद में लगा लीजिए, नोएडा में लगा लीजिए, गुड़गांव में लगा लीजिए, पुणे में लगा लीजिए। बिहार में अभी उद्योग लगाने का माहौल नहीं है। ये माहौल बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? क्या जिम्मेवारी नीतीश जी की नहीं है? क्या जिम्मेवारी लालू जी की नहीं है? क्या जिम्मेवारी 9वीं फेल या 9वीं पास तेजस्वी की नहीं है? मैं बताऊं एक घटना आपको। हमारे बिहार में डॉक्टर और नर्सों की कमी है, सबको पता है। झोला छाप डॉक्टर ही बिहार को चला रहे हैं। कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि डॉक्टर और नर्सों की कमी क्यों है? बिहार में मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है,
आप एक नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो करोड़ों रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय में देना होगा, मंत्री को देना होगा, करोड़ों रुपए। खोज कीजिए, आप लोग पता कीजिए नर्सिंग कॉलेज के लिए कितने सारे एप्लीकेशन जमा हुए हैं, कितने लोगों को नर्सिंग कॉलेज का एनओसी मिला हुआ है। तो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को करोड़ों रुपए चाहिए। हमारी बेटियां नर्स बनती, बिहार में काम करती, बिहार के बाहर भी जाती, क्या हमारी बेटियों में वो योग्यता नहीं है? ये हाल है बिहार का। जिसको सत्ता मिलती है वो लूटने में लग जाता है। घिन आती है। हमारा एक सवाल है कि शायद हो सकता है विषय से विषांतर हो रहे हैं हम लोग। मेन मोटिव क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने? मैंने बताया ना कि देश आगे बढ़ रहा है, बिहार कहां? उसमें कौन बदलाव लाएगा सर? कौन बदलना पड़ेगा। वोटरों को समझना पड़ेगा, बिहार के मतदाताओं को समझना पड़ेगा कि जाति से ऊपर उठिए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे से ऊपर उठिए और अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान कीजिए। इसके लिए तो प्रतिनिधित्व करना जरूरी है ना, कौन करेगा? अरे पहले तय तो कीजिए कि आप इससे हटना चाहते हैं। विकल्प मिलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। वैशाली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सांसद हुआ करते थे रघुवंश बाबू। जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो देश को उन्होंने मनरेगा दिया, पता नहीं और क्या क्या दिया। एक ईमानदार सोशलिस्ट नेता थे। किससे हारे वो? किससे हारे? रमा सिंह से हारे, देश सिंह की पत्नी से हारे। विकल्प नहीं था क्या? विकल्प भी था और प्रमाणित विकल्प था सामने। बिहार के मतदाताओं को जागना होगा और उन्हें देखना होगा कि पहले तो पूरा भारत ही गरीब था तो आप भी गरीब तो चल जाता था। आज क्या बिहार के लोग बाकी भारत के लोगों के दास्ता करेंगे? दूसरे राज्यों में जाकर 15,000 18,000 रुपए के लिए नौकरी करेंगे? ऐसी चर्चा है कि आपने रथ बनवा रखी है चुनाव प्रचार के लिए, आप चुनाव भी लड़ेंगे तो आखिर बहुत छोटी सी बात आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी एक सच्चिदानंद राय क्या कर रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं। पार्टी मैटर करता है, किस पार्टी से लड़ेंगे? भूलिए पार्टी को, पार्टी को भूलिए, विकल्प देखिए। विकल्प कौन होगा सर, ये तो बताइएगा। आप एक बात बताइए हमें, मैं बात बताता हूं आपको। अभी हमने एक उदाहरण दिया वैशाली का। क्या इस तरह के विकल्प हमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिलता है? कोई निर्दल मिलता है, कोई किसी दल का मिलता है, कोई एक नया विकल्प लेकर आया होता है। हमें यह देखना होगा ना कि हम वोट किसी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं, किसी जाति विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि लालू जी जातिवाद करते हैं, मैं नहीं मानता कि रामविलास ने कभी जातिवाद किया, मैं नहीं मानता कि उपेंद्र कुशवाहा जातिवाद करते हैं, जीतन राम मांझी जातिवाद करते हैं या मुकेश सहनी जातिवाद करते हैं। ये सब परिवारवाद में लगे हुए हैं। ये दल बनाते हैं, अपने को नेता घोषित करते हैं, साथ में संग संग बोलते हैं कि मेरा बेटा इसका नेता होगा हमारे बाद। ये आपके सामने है। इसके बावजूद आप जाति में फंसे रहते हैं। आप देखते रहते हैं कि रामविलास जी की जाति क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जी की जाति क्या है, लालू जी की जाति क्या है, मुकेश सहनी की जाति क्या है। परोक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी हैं? प्रशांत किशोर जी प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पार्टी बना चुका हूं या बनाने वाला हूं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ यही बात बता रहे हैं, सच्चिदानंद राय भी उसी बात को मैं कह रहा हूं कि आप एक बार सोचिए। जब अगली बार आपको ताकत, देखिए मतदाताओं के पास एक ही ताकत है, बिहारियों के पास एक ही ताकत है। हर 5 वर्ष पे आपको एक बटन दबाने को मिलता है। उसके बाद आपने जब बटन दबा दिया, किसी को जिताया हरा दिया, तो 5 साल आपके पास में रोने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहता है। तो जब वो ताकत आपके हाथ में होती है, जब वो बटन दबाने जाते हैं, तब ध्यान रखिए कि आप वो बटन अपने बच्चे के भविष्य के लिए दबा रहे हैं। अब ऐसे विकल्प को ही देंगे अपना मत जो आपके बच्चों के भविष्य के उज्जवल बनाने की बात कर रहा है। ये भी नहीं कर रहा है। तो आप लड़ेंगे क्या चुनाव? रथ वक्त आपने बना रखा है, क्या तैयारी है? भाई साहब बड़ा साफ है। मैं एक सदन का सदस्य हूं
और बिहार के सदस्य हूँ। सामने लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा का चुनाव जो लड़ेगा वो जाकर देश की बात करेगा। नहीं, आप देश की बात कर रहे हैं ना, G20 कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि देश की बात मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि G20 का सम्मेलन हो रहा है, बहुत खुश हूँ कि भारत का नाम आगे जा रहा है। लेकिन दुखी इस बात के लिए हूँ कि बिहार उसमें कहाँ है, क्या बिहार बात का हिस्सा नहीं है? इसलिए निश्चित रूप से मेरा फोकस बिहार पर है। चुनाव लड़ूंगा, निश्चित राजनीति में हूँ तो सारंग समझ लिया जाए। अरे भाई साहब, मैं राजनीति में हूँ तो चुनाव तो लड़ूंगा ही। सारण से लड़ूं, महाराजगंज से लड़ूं, पटना से लड़ूं, पाटलिपुत्र से लड़ूं, वो विषय ही नहीं है। जो राजनीति में है वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा, ये तो तय है कि आज ये समझ पा रहा है मैं निर्दलीय हूँ, और ये भी समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं चुनाव जीता था, मेरे पास विकल्पों का भाव तो नहीं होगा। विकल्पों का भाव नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कौन सा विकल्प है जो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है। जो भी विकल्प उन बच्चों को भी इस बात कर रहा होगा, ये बात नीतीश जी तक पहुंच रही है, लालू जी तक पहुंच रही है, मैडम सोनिया तक पहुंच रही है। जो बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करेगा, उसके साथ सच्चिदानंद राय खड़ा होगा। लेकिन आज की तारीख में और कोई व्यक्ति बात कर रहा है, उसका नाम प्रशांत किशोर। लेकिन सर, आपकी आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू से मैच नहीं कर पा रही है, तो आप किस आइडियोलॉजी की तरफ क्या देख रहे हैं? आइडियोलॉजी क्या होता है जी? होता क्या आइडियोलॉजी? आप जिम्मेवार पत्रकार है, बताइए ना क्या आइडियोलॉजी होता है? क्या आइडियोलॉजी कांग्रेस की, क्या आइडियोलॉजी आरजेडी की? आइडियोलॉजी है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, यही आइडियोलॉजी है। मैं उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो प्रशांत किशोर हो, या मैडम सोनिया हो, या लालू जी हो, या नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, जो हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। चुनाव से पहले तो सभी बच्चों के भविष्य के बारे में बात करते हैं। कभी सुना है आपने? कभी सुना है आपने? आपने कभी वोट दिया बच्चों के भविष्य के लिए? बिहार में दिया क्या? आप वोट देती है जाति पर, आप वोट देती है मंदिर मस्जिद पर, आप वोट देती है कोई अगर मुसलमान है तो कहीं बीजेपी न जीत जाए इसलिए लालटेन को, और कोई अगर लालटेन के जंगल राज को याद करता है तो कहीं जंगल राज ना आ जाए इसलिए बीजेपी को। बिहार में कब वोट हुआ अपने बच्चों को भविष्य के लिए जी? मैं आज तक किसी को नहीं देखा। आप बताइए इसमें से कोई भी हो अपने बच्चों को भविष्य के लिए वोट दिया हो? कोई नेता बात तक नहीं करता, कोई दल बात नहीं करता बच्चों को भविष्य के बारे में। इसलिए नहीं करता कि हम उस पर वोट भी नहीं करते। चूंकि हम उस पर वोट नहीं करते हैं, इसलिए उसकी कोई बात भी नहीं करता है। एक बार बात तो करना शुरू कीजिए। अब पूछिए तो कि हमारे बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम है आपके सामने, ये पूछना पड़ेगा। अब मैं सबको कहता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैडम सोनिया टू तेजस्वी यादव, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना है? 10 लाख नौकरियां देंगे, पहले ही लिख देंगे। गधा आदमी, तुमको ये भी नहीं पता कि तुम्हारे औकात नहीं है कि तुम साइन कर सको नौकरी पर। जानकारी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हो। 10 लाख नौकरी दे देंगे। जो नौकरी, जिनको नौकरी मिला उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नौकरी देने चले हो। तो ऐसे लोगों को हम जाकर भीड़ लगा के वोट देते हैं। बहुत दुख है, गुस्सा है, देश आगे बढ़ रहा है, खुशी है। बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल खराब तो हो ही गया है, और भी खराब होने की दिशा में जा रहा है। हम धीरे धीरे बंधुआ मजदूर बनते जा रहे हैं। इसको बदलना होगा।